हेलो एवरीवन। तो जेएसएससी का जो पेपर करवाया गया था लैब असिस्टेंट का 31 जुलाई वाला हम लोग पेपर यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। इसके अंदर आपको कैसे ऑप्शंस को देखना था, कैसे एनालिसिस करना था, और जो क्वेश्चंस है आप समझ लीजिए कि 30 जुलाई का पेपर हम लोग पहले डिस्कस किए थे। इससे उसका भी कुछ कुछ क्वेश्चन 31 जुलाई वाले में पूछ दिया है, यानी रिपीट मारा है क्वेश्चन। एक ही एग्जाम में जब क्वेश्चन रिपीट मार रहा है तो आप समझ लीजिए कि आगे आने वाले एग्जाम्स में क्यों नहीं मारेगा। तो क्वेश्चन भी रिपीट कर सकता है, क्वेश्चन में हो सकता है कुछ ऑप्शन है, वो ऑप्शन अगले एग्जाम में आपको क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ लिया जाए, या क्वेश्चन में कुछ डेटा दिया हुआ है वो अगला एग्जाम में आपसे पूछ ले। इसलिए बहुत आपको फायदा होगा अगर आप चारों ऑप्शन को ठीक से एनालिसिस करते हैं। वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, आपको एनालिसिस में बहुत मदद मिलेगा। पेन और पेपर साथ में लेके बैठेंगे, नोट्स अपना बनाते चलेंगे साथ में। और अगर ये जो पेपर यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको मिलेगा वो हमारे एग्जाम क्लस्टर ऐप में, उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ ई बुक वाले सेक्शन में ये अपलोडेड रहेगा बिल्कुल फ्री में, ठीक है। लेकिन जो डिस्कशन करेंगे वो वहाँ पे अपलोडेड नहीं रहेगा। डिस्कशन का नोट्स आपको खुद से बनाना है, वो वहाँ पे नहीं मिलेगा, केवल नॉर्मल पेपर मिलेगा। बहरहाल अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं जेएसएससी सीजीएल का तो पेपर 3 के लिए 10 प्रैक्टिस टेस्ट अवेलेबल है हमारे मोबाइल ऐप में। 300 के बजाय अभी ये 99 रुपए में मिल रहा है, क्योंकि अपलोडिंग का काम अभी चल रहा है, ठीक है। वो जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के साथ जो प्रॉब्लम होती है कि उनको जल्दी नहीं मिलता मार्केट में मटेरियल, वह सब कोई प्रॉब्लम इनको नहीं होगा, ठीक है। एरर फ्री है और सॉल्यूशन इसमें आपको मिलेंगे लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के अनुसार। अगर आप लोग कूपन कोड ऑफिसर लगाइएगा तो 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, आराम से आपको 99 में मिलेगा। ऐसे वो आपको 110 दिखा रहा होगा, लेकिन कूपन कोड जब डिस्काउंट कोड ऑफिसर लगाइएगा तो 99 में आपको मिल जाएगा। कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। और अगर पेपर आपके पास और भी है लैब असिस्टेंट का या दूसरा किसी एग्जाम का जो अभी हुआ है झारखंड में, तो आप इस ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हैं clusterexam@gmail.com, या इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज भी कर देंगे, उसमें भेज दीजिएगा, ठीक है। तो बाकी लोगों की बहुत मदद हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। बाण भट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? बाण भट्ट जो है किस सम्राट के दरबारी कवि थे? तो ये हर्षवर्धन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एंशिएंट हिस्ट्री का ठीक ठाक वाला सवाल पूछा है। हालांकि एसएससी में आप लोग इसका तैयारी करते होंगे जो लोग एसएससी रेलवे के एस्पिरेंट है, लेकिन अगर जो नॉर्मल है तो वो देख लीजिए, ये भी इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। अरिपन, ठीक है। अरिपन कला रूप डैश में प्रचलित रंगोली का एक परिवर्तित रूप है। तो अरिपन रंगोली का एक तरह का रूप है और वो आपको कहाँ मिलेगा? बिहार में मिलेगा। बिहार के साथ साथ आपका फर्ज क्या बनता है कि कर्नाटक में जो कला के मतलब मेजर पेंटिंग होता है या कला का रूप होता है वो क्या होता है, पंजाब में किस तरह का कला होता है, तमिलनाडु में किस तरह का कला होता है, पेंटिंग स्टाइल होता है, ये सबको आप पढ़ेंगे। और झारखंड का तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इसमें कोई बोलने वाला बात नहीं है कि किस तरह का पेंटिंग झारखंड में बनाया जाता है, तो वो सब भी आप लोगों को देखना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। कंप्यूटर का सवाल है। कौन सा शॉर्टकट की है जिसका इस्तेमाल हाइपर लिंक के लिए बनाने के लिए किया जाता है? यानी कि अगर मान लीजिए ये ABC लिखा हुआ है तो इसमें हमको लिंक अगर इंसर्ट करना है, लिंक घुसाना है, लिंक, ठीक है, LINK, लिंक अगर इसमें डालना है तो हम क्या करेंगे? Ctrl+K का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कंट्रोल बटन के साथ K बटन अगर दबाएंगे तो लिंक इसमें चला जाएगा, ठीक है। इसके साथ जो बाकी ऑप्शन दिया हुआ है उसको भी आप ध्यान कीजिए। जैसे ऑल्ट के साथ जब K आप दबाते हैं ना तो ट्रांजिशन टैब खुलता है आपका पावर पॉइंट में, ये सब लिखते जाइए। पावर पॉइंट में ट्रांजिशन टैब खुलता है ऑल्ट के साथ के दबाने पर, ठीक है। कंट्रोल के साथ जब आप H दबाते हैं तो फाइंड एंड रिप्लेस होता है, ठीक है। फाइंड एंड रिप्लेस, ये सब लिखिए। ढूंढना और उसे परिवर्तित करना, ये कंट्रोल और H के द्वारा आप कर सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। हाँ, अब देखिए, अगर आप किसी का पासवर्ड और यूजर नेम गेस कर लेते हैं, यानी मान लीजिए आप लोग आईडी पासवर्ड लगाते ही होंगे, आप कहीं भी लॉगिन कीजिए, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो अगर मान लीजिए कोई आपका गेस करके पासवर्ड और यूजर नेम गेस कर लिया और जो उनका अकाउंट नहीं है, मान लीजिए आपका कोई दोस्त यार या कोई दुश्मन है कोई भी, तो उसको क्या बोला जाएगा? तो उसको बोला जाएगा अनऑथोराइज्ड एक्सेस, यानी बिना आपके परमिशन के वो आपके अकाउंट में घुस गया, ये कहलाता है अनऑथोराइज्ड एक्सेस। अब इनक्रिप्शन क्या होता है? इनक्रिप्शन बेसिकली क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए कोई ओरिजिनल चीज है, जैसे मान लीजिए आप 1 2 3 4 ऐसे लिख कर अपना बैंक अकाउंट का नंबर किसी को भेज रहे हैं, तो जो जिससे आप भेजिएगा ना वो इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं भेजेगा, इसको वो चेंज कर देगा, ऐसे लिख देगा *#@ और कुछ भी साइन दे देगा अल्फा, ऐसे करके इसको ओरिजिनल चीज को बदल देगा किसी और चीज में, ये वो होता है इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन बेसिकली आप इसको ऐसे याद रखिए, इनक्रिप्शन का मतलब होता है ताला लगाना, ठीक है। इनक्रिप्शन का मतलब होता है ताला लगाना, किसी चीज को लॉक कर देना। और डिक्रिप्शन का मतलब होता है ताला को खोल देना। तो जब आप इनक्रिप्ट किया हुआ चीज को वापस से नॉर्मल भाषा में परिवर्तित करते हैं तो ये डिक्रिप्शन कहलाता है। तो डिक्रिप्शन भी आपको ध्यान रखना है, समझे। चलिए, और प्रोटेक्शन का तो मतलब नॉर्मल सुरक्षा करना होता है, इस ये कोई उतना तोप चीज नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। ये भी कंप्यूटर का सवाल है।
इसमें बेसिकली क्या बोल रहा है ना कि 8 बिट बराबर कितना बाइट होता है। क्वेश्चन आप पूरा पढ़ लीजिएगा, लेकिन कहना बस यही चाह रहा है कि आमतौर पर एक एकल कंप्यूटर वर्णमाला या संख्यात्मक अक्षर बनाने के लिए एक साथ की रखे गए 8 बिट का एक क्रम होता है। 8 बिट बराबर कितना होता है, तो 1 बाइट होता है। बस यही पूछ रहा था क्वेश्चन। याद रखिए ये क्वेश्चन से रिलेटेड एक पिछला वाले में भी आया था ना क्वेश्चन, निब्बल आया था कि नहीं आया था। निब्बल में ही हम आपको क्या बोले थे कि बाइट के बारे में पढ़िएगा, और इसमें आ गया कि नहीं आ गया। तो जो लोग कमेंट कर रहे हैं ना कि क्वेश्चन रिपीट नहीं मारेगा, बाबू क्वेश्चन पूरा हु बहू नहीं रिपीट मार देता है। क्वेश्चन का कोई ऑप्शन है, ऑप्शन उठा के यहाँ क्वेश्चन, क्वेश्चन उठा के ऑप्शन, ऐसे खेलता है। कोई भी कमीशन खेलता है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लिमिटेड होता है किसी भी आयोग के पास। तो बाइट हो गया। चलिए अब 1000 बाइट को जब एक साथ रख दीजिएगा ना, तो वो बन जाएगा किलो बाइट, यानी 1024 बाइट। ठीक है, इसको 1024 बाइट एक साथ रखिएगा तो किलो बाइट बनेगा। और 1024 किलो बाइट एक साथ रख दीजिएगा ना, 1024 किलो बाइट एक साथ रखिएगा तो ये क्या बनेगा, मेगा बाइट। मेगा बाइट को किससे दिखाते हैं, MB। ठीक है, आप लोग सब देखे होंगे, इतना MB का स्पीड है, इतना MB का फाइल है, 5 MB का फोटो है। तो ये जो MB होता है ये 1024 KB से मिल के बनता है। और 1024 MB को मिला दीजिएगा ना, जब 1024 मेगाबाइट को जब मिलाइएगा ना, तो 1 गीगाबाइट बन जाएगा। ये सब लिखिए, 1 गीगाबाइट 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB। और फिर आता है टेराबाइट, ये भी लिख लीजिए। ये ऑप्शन में नहीं, लेकिन बता देते हैं, इससे भी आएगा सवाल। 1 टेराबाइट जो होता है वो 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है, GB के बराबर। 1024 GB इज इक्वल टू 1 TB टेराबाइट। ठीक है, तो इतना देखिएगा तो आपसे ये सब क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। चलिए, पंचवर्षीय योजना से पहले भी आया था, फिर से आया था, तो आप बोलिए पंचवर्षीय योजना जो टॉपिक है वो रिपीट मार रहा है, तो आपका फर्ज क्या बनता है कि 5 ईयर प्लान यानी पंचवर्षीय योजना आप अच्छा से पढ़ के जाएंगे। चलिए, पहला 5 ईयर प्लान में ग्रोथ का टारगेट यानी वृद्धि दर का लक्ष्य कितना रखा गया था। अब आप ध्यान दीजिए कि पहला जो पंचवर्षीय योजना था वो इतना, आप सबको थोड़ा सा आइडिया होगा कि आज़ादी के तुरंत बाद था। तो आज़ादी के समय हमारे देश का जो हालत था कुछ खास अच्छा था नहीं। ठीक है, तो अभी जब हम लोग ग्रोथ का टारगेट देखते हैं तो कितना रहता है, 6% का रहता है, 7% का रहता है, ऐसे रहता है ना जी। तो उस समय क्या, इतना जब हम लोग गरीब थे, गरीबी के टाइम में हम लोग क्या बोलेंगे कि चलिए, नेहरू जी बोले होंगे उस समय कि 8.5% से ग्रो करेंगे। अब फेंकने का काम नहीं ना है नेहरू जी का, तो ऐसा काम उस समय हम लोग करने का मतलब नहीं था। चाहे जो भी आदमी रहेगा तो 8.5% थोड़े अपना टारगेट लेके चलेगा जी पहले ही दिन से। मतलब वो तो वही बात हो गया कि अभी पढ़े लिखे कुछ है ही नहीं यार, बोलेंगे नहीं नहीं 150 में से ना हम 145 क्वेश्चन मार के आएंगे पेपर 3 में। तो ऐसे नहीं ना होगा, जब तक पढ़िएगा नहीं तब तक क्वेश्चन हुआ कैसे बनेगा। तो यहाँ पे वही 8.5 बनाने का मतलब नहीं बनता था, तो ये वाला ऑप्शन हुआ कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5.5 है, 6.5 है और 2.10 है। तब इसमें थोड़ा सा अगर आप इस 3 में गेस भी लीजिएगा, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइएगा, तो अभी क्या है, इंडिया का अच्छा जब ग्रोथ रेट रहता है, इंडिया चाइना ये सबका, तो 6%, 7%, 8% तक जाने लगता है, तो लगता है बहुत अच्छा हो गया। तो अभी जितना ग्रोथ है उस आज़ादी के समय में भी इतना ज़्यादा ग्रोथ होगा, ये थोड़ा सा अनलाइकली है। तो ये भी नहीं होगा। ये दोनों में अगर आप गेस लेते और थोड़ा भी दिमाग लगाते कि आज़ादी के समय हमारी अर्थव्यवस्था क्या थी, थोड़ी कमजोर थी, तो 2.10 ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे इसको सोच सकते थे। यदि आपको नहीं आता, ऐसे आना चाहिए, ये सब चीज़ तो आपको आना चाहिए, लेकिन यदि आपको कुछ नहीं आता तब भी ऑप्शन छोड़ के नहीं आना। ज्यादातर में कोशिश करेंगे एलिमिनेशन लगाने का। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। इसमें क्या है, छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई थी, डैश में हुई थी। ठीक है, तो ये सब आप देख सकते हैं, स्थापना कब हुई थी, कहाँ हुई थी, प्लेस भी आप देख लेंगे। ये सब तो खैर नॉर्मल क्वेश्चन है, झारखंड जीके का कोई भी बुक में आपको ये सब तो मिलेगा ही। तो कहाँ हुई थी, किसकी अध्यक्षता में हुई थी, किसके द्वारा हुई थी, ये सब चीज़ आप लोग देख सकते हैं। तो ये तो मतलब कॉमन टाइप का ही सवाल हो गया। ठीक है, इसमें से कौन से पर्व को मकर कहा जाता है। ठीक है, मकर नाम से किस पर्व को भी जाना जाता है, तो आंसर क्या होगा, तुसु पर्व। तुसु पर्व को मकर नाम से जाना जाता है। उसके साथ आपका क्या फर्क बनता है कि आप देखिए, ये हल पुनिया ये पिछला वाले में भी आया था। उसके बाद ये एक ऑप्शन था किसी में, ठीक है, मुझे याद आ रहा है। फिर करम पर्व, इसमें इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। भक्ता पर्व, मतलब ये सारे जो पर्व यहाँ पे दिए हुए हैं इसके बारे में थोड़ा थोड़ा 4-4 लाइन अपने नोट्स में आप ऐड करेंगे कि ये कब मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है इसको, और किस किस नामों से जाना जाता है, कौन से महीने में, हिंदी कैलेंडर के किस महीने में इसको मनाया जाता है। ये सवाल भी आने लायक होता है। ठीक है, तो ये भी आप देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पारसनाथ का क्वेश्चन फिर से आ गया ना जी, पिछला में सेम टू सेम था, बस ऑप्शन देखिए खेल गया इस बार। ऑप्शन इसमें पिछले बार में सिंपल था, इस बार ऑप्शन अच्छा वाला लगाया है। तो चलिए इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1365 हम लोग को पता है पिछले वाले से, ऐसे रटा हुआ भी होता है सबका, लेकिन यहाँ देखिए 1365 आपको किसी में नहीं मिलेगा। तो फिर ये मत कर दीजिएगा कि क्वेश्चन गलत है, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़िए। टॉलेस्ट पीक जो है वो अप्रोक्सीमेटली कितना ऊंचाई है उसका, यानी लगभग में पूछ रहा है, तो लगभग में 1365 के आसपास क्या है, 1350 है, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। तो ये आंसर हो जाएगा। लेकिन
अब कहने का क्या मतलब है कि पारसनाथ पहाड़ बहुत जरूरी हो गया, तो आप पारसनाथ का खाली ऊंचाई नहीं देखेंगे, आप जब नोट्स बनाएंगे तो नोट्स में आप अपनी किताब से या इंटरनेट की सहायता से देखेंगे ये कौन से जिला में है, ठीक है, इसमें कौन से धर्म स्थल जो होते हैं। पारसनाथ का कि बहुत ज्यादा न्यूज में भी चला है, जैन लोग इसमें थोड़ा सा प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो ये सब चीज आप देखेंगे कि जैन लोग हैं। उसके बाद फिर यहाँ आदिवासियों का भी कुछ चीज रहती है, तो कौन से जनजाति है जो इसमें अपना इनके लिए पवित्र हैं, तो इन सब चीजों को भी आप लोग देख के जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। कंप्यूटर का सवाल है, एक रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क है जिसमें जानकारी होती है, वो क्या कहलाती है। तो रिमूवेबल ध्यान दीजिएगा, ठीक है, रिमूवेबल यानी कि जिसको हटाया जा सकता है। अब देखिए हार्ड ड्राइव जो होता है ना, ये हटता नहीं है, ये कंप्यूटर में फिट रहता है। अब इसको हटाने के लिए बहुत मेहनत मशक्कत करते हैं, लेकिन फ्लॉपी डिस्क जो है ना, ये तुरंत हट जाता है। तो फ्लॉपी डिस्क होगा इसका आंसर। और जो मॉनिटर है ना, मॉनिटर देखिए आप जिस चीज पे अभी वीडियो देख रहे होंगे, यदि कंप्यूटर पे देख रहे हैं तो वो मॉनिटर होता है। तो मॉनिटर तो कभी ऐसा चीज नहीं होगा जिसमें आप इंफॉर्मेशन जानकारी इसमें रखते थोड़ी ना है जी, मॉनिटर में तो सिर्फ देखते हैं, तो ये नहीं होगा, तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ज्यादातर एग्जाम में देखिए याद रखिएगा, जब भी ऑप्शन में नन ऑफ दीज दिखेगा ना, नन ऑफ दी अबव, ये वाला जब दिखेगा ना नोटा, तो इसका बहुत कम संभावना होता है कि ये सही होगा। तो कभी भी नोटा तभी मारिएगा जब आप 100% श्योर हैं, अदरवाइज तुक्का भी जब मारिएगा ना तो नोटा को पहले काट दीजिएगा, नोटा होने का बहुत कम संभावना होता है। और जब ऑल ऑफ दीज देखिएगा ना, कभी भी ऑल ऑफ दीज देखिएगा ना, तो हमेशा इसका संभावना थोड़ा सा ज्यादा होता है। जैसे नॉर्मल अगर आपके पास 1 2 3 4 ऑप्शन है, एकदम ब्लाइंड गेस मार दीजिएगा, तुक्का मार दीजिएगा, जय माता दी बोल के कर दीजिएगा, तो कितना % चांस है कि सही होगा? 25% चांस है। लेकिन जब ऑल ऑफ दीज होता है ना, तो 25% से 30% के ऊपर चढ़ जाता है, चांस ज्यादा होता है कि ऑल ऑफ दीज सही होगा आपका, ठीक है। ये तो इसीलिए जब तुक्का मारना होगा, एकदम ब्लाइंड तुक्का मारना होगा, तो ऑल ऑफ दिस पे ज्यादा प्रायोरिटी कीजिएगा। वैसे तो पढ़ के ही जाइएगा, तुक्काबाजी के चक्कर में रहिएगा नहीं, लेकिन एक बता दे रहे हैं आपके नॉलेज के लिए। तो अब आपका क्या फर्ज बनता है कि मॉनिटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाइए, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, ये सब पढ़ के जाइए, फ्लॉपी डिस्क के बारे में पढ़िए, पेन ड्राइव ये सब के बारे में पढ़िए, हार्ड ड्राइव के बारे में पढ़िए, CD के बारे में पढ़िए, DVD के बारे में पढ़िए। इसके बारे में दो लाइन लिखते जाइएगा, ऐसा नहीं कि इसमें PhD कर लेना है, लेकिन थोड़ा सा लिख लेना है, समझे। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। फिर से कंप्यूटर का सवाल है। कंप्यूटर का देखिए बढ़िया सवाल इसमें दिया है, सोर्स प्रोग्राम में किस तरह का लैंग्वेज यूज किया जाता है, ठीक है। तो इंग्लिश में लिखते हैं कि हिंदी में लिखते हैं? हिंदी तो सबसे पहले कट जाएगा। जैसे आप समझे कि कंप्यूटर का सवाल है, तो आप हिंदी में थोड़े देखते हैं कि जी कंप्यूटर का कोई भी कोडिंग, कंप्यूटर का कोई भी जो कोडिंग होता है जो हम लोग करते हैं ना अपने हाथ से, वो हाई लेवल लैंग्वेज होता है, इसको याद कीजिए, ठीक है। अगर आप नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं तो इसको याद कीजिए, अभी समझने के लिए जाइएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो हाई लेवल लैंग्वेज होता है, इसको याद कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। डोमेन नेम सिस्टम में RR का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखिए कि क्वेश्चन आपको डोमेन नेम सिस्टम DNS का फुल फॉर्म बता रहा है, तो आपका क्या फर्ज बनता है, DNS का फुल फॉर्म अपने कॉपी में लिखिए। अगला एग्जाम में हो सकता है कि DNS का फुल फॉर्म में पूछ देगा आपसे। तो RR का जो मतलब होता है क्या होता है, रिसोर्स रिकॉर्ड, ठीक है, ये होता है RR। डोमेन नेम, इसके बारे में थोड़ा सा जानिएगा कि डोमेन नेम क्या होता है, इसको थोड़ा सा पढ़िएगा आप गूगल से जाके या यूट्यूब से जाके, समझे। डोमेन नेम जैसे कि देखिए www.google.com, ठीक है। तो ये जो यही जो है ना, ये आपका डोमेन नेम हो गया, google.com, ये आपका डोमेन नेम हो गया, इसी को डोमेन नेम बोलते हैं। तो हो सकता है एक बार एग्जाम में ऐसे दे देगा कि google.com लिख देगा और उसके बारे में आपसे पूछेगा कि क्या है, डोमेन नेम है कि ये क्या है, मतलब कंप्यूटर है कि कंपनी है, ऐसे ऐसे करके आपसे पूछ सकता है, तो ये डोमेन नेम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। अब देखिए थोड़ा सा करंट अफेयर का सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे करंट अफेयर्स का सवाल तो पूछ रहा है, लेकिन करंट अफेयर्स आप देखिए थोड़ा सा इसमें ध्यान देने का बात है कि करंट अफेयर्स जो आपसे पूछ रहा है ना, वो झारखंड से आपको रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो हमेशा जब करंट अफेयर्स आप पढ़ेंगे ना, इंडिया लेवल का भी जब करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो झारखंड से रिलेटेड पूछेगा, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे झारखंड के किस व्यक्ति ने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, इस वाले टूर्नामेंट में, ठीक है। इतना नंबर नाम है, नेशनल वुमेन्स रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट। तो हालांकि ये बहुत कॉमन था, बहुत फेमस चला था, हर पेपर में इसको भरा हुआ था, तो इतना लगभग झारखंडी लोग को पता ही होगा। लेकिन आपका फिर क्या फर्ज बनता है कि और झारखंडी लोग जो है वो खेल खिलाड़ी जो है ना, आपका सिलेबस में मेंशन है। सिलेबस तो खैर आप लोग देखते नहीं है,
लेकिन बोलिएगा तो सिलेबस भी समझाएंगे, सब सिलेबस भी समझने वाला चीज है। सिलेबस देख लीजिएगा तो 5 गो क्वेश्चन अपने हाथ पे बोल दीजिएगा कि 5 क्वेश्चन तो पक्का आएगा। तो सिलेबस हुआ बढ़िया से देखिए, बढ़िया से उसको समझिए, समझे। सिलेबस में ये नाम एकदम बाय टॉपिक मेंशन किया हुआ है कि खेल खिलाड़ी, झारखंड के खेल खिलाड़ी। तो झारखंड के खेल और झारखंड के खिलाड़ी जहां जहां आपको न्यूज में दिखे, टप से उसको नोट कीजिए और टप से उसको याद कीजिए, समझे। पक्का आएगा उससे सवाल। देखिए एक तो यहाँ है, एक तो यहाँ भी देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन वुमेन्स हॉकी प्लेयर चोजन फॉर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया टूर 2023 में भारत झारखंड से, ये भी झारखंड की ही है वैसे, तो झारखंड से किन्हें चुना गया था, तो निक्की प्रधान को चुना गया था, ठीक है। तो ये भी आप देख लीजिएगा। और हॉकी रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं झारखंड में, हॉकी का काफी प्रचलन है, हॉकी के बहुत सारी जो खासकर महिला खिलाड़ी हैं वो झारखंड से जाती हैं हर बार, तो इसीलिए हॉकी को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। हॉकी का जो नियम कायदा कानून है ना, कि हॉकी में कितना खिलाड़ी होता है, हॉकी में किस तरह का खेल होता है, गोलकीपर होता है तो नहीं होता है, कौन बॉल को जो है हाथ से पकड़ सकता है, कौन नहीं पकड़ सकता, ये सब पढ़ के जाएंगे आप लोग, हॉकी से सवाल आ सकता है, ठीक है। चलिए, और टेस्ट सीरीज वाला ले लीजिएगा, समझे ना, नहीं तो बाद में पछताइएगा कि ये वाला मार दिए होते तो बढ़िया नंबर आता, और अच्छा से प्रैक्टिस करके जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। अब देखिए, अब ई क्वेश्चन में क्या है ना कि बहुत, अगर आप लोग नहीं भी पढ़े हैं तो थोड़ा सा इसको यहाँ पे दिमाग लगाइएगा, बस वही है कि कुछ तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए। चलिए देखते क्या है। फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी, सबसे पहले तो PCIMNH, इसका फुल फॉर्म आपको क्वेश्चन दे रहा है, आपका कर्तव्य है कि इसको आप याद कर लें अपने कॉपी में लिख के, क्योंकि हो सकता है अगले एग्जाम में इसका फुल फॉर्म में पूछ देगा, ठीक है। तो इसके ई ऑफिस पोर्टल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। अब देखिए वर्ड को पकड़िए, यहाँ पे क्या है, होम्योपैथी, जैसे इसमें आपको क्या मिलेगा, होम्योपैथी, ये शब्द मिले ना जी। अब होम्योपैथी है मतलब क्या, हेल्थ मिनिस्टर से रिलेटेड कोई आदमी हो सकता है, तो भारत के जो हेल्थ मिनिस्टर है वो यहाँ पे आपको ऑप्शन में नहीं दिखे। अब देखिए नरेंद्र मोदी, अब मतलब प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, उद्घाटन वगैरह इनको बुलाया जाता है, लेकिन इतने बिजी इंसान है, इनको इतना भी मतलब ऐसा नहीं है कि ये सब चीज करने के लिए बुलाया जाएगा। तरुण गोगोई क्या है, कांग्रेस के नेता रहे थे शायद, तो इनका तुक नहीं बनता कि इनसे काहेला करवाया जाएगा। नरेंद्र मोदी, इनका भी तुक नहीं बनता। हिमंता बिस्वा शर्मा जो है, ये क्या है, ये तो आसाम के चीफ मिनिस्टर है, इनसे काहेला करवाएगा जी, चीफ मिनिस्टर का यही सब काम बचा है। तो मतलब, और ये तो सेंट्रल स्कीम लग रहा है ना, देखिए इंडियन मेडिसिन का बात चल रहा है यहाँ, देखिए इंडियन है, तो इसमें अब किसी चीफ मिनिस्टर से उद्घाटन काहेला करवाएगा, तो ये भी तुक नहीं बनता, ठीक है। तो सर्बानंदा सोनोवाल, इनसे करवाया गया था, ये आंसर है। और ये क्या है, भारत के आयुष मिनिस्टर है। ऐसे तो इनको बहुत सारा प्रभार मिला हुआ है, लेकिन एक उसमें से वो संभालते हैं चार्ज, वो है आयुष मंत्रालय का, ठीक है। अब आयुष में आपको फुल फॉर्म भी याद रखना होगा आयुष का, हो सकता है अगला बार आयुष से क्वेश्चन आएगा तो बोलेगा इनमें से कौन आयुष में नहीं आता। तो ए से क्या होगा, ए तो नॉर्मल है आयुर्वेद, वाई से क्या होगा, योग एंड नेचुरोपैथी, यू से यूनानी, एस से सिद्ध, और एच से होम्योपैथी, एच से होम्योपैथी, और ये होम्योपैथी यहाँ से रिलेट कर रहा है। तो आपको आयुष का फुल फॉर्म भी याद रखना है, समझे। एक क्वेश्चन से 4 बात 5 बात सीखिए, और तब जाके आप एग्जाम में ये वाला कमेंट नीचे करके कभी नहीं आइएगा कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है। भाई क्वेश्चन का कुछ ना कुछ पार्ट जरूर उठा के पूछेगा, थीम जरूर पूछेगा। देखो जैसे यहाँ पे क्या है, आपको एक और हिंट दिया कि जो भारत सरकार के नेता मंत्री हैं उन सबका प्रभार आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, होम मिनिस्टर कौन है, हेल्थ मिनिस्टर कौन है, डिफेंस मिनिस्टर कौन है, ये सारा आपको कैबिनेट जो इंडिया का है और झारखंड का है दोनों, क्योंकि आप झारखंड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो झारखंड में हेल्थ मिनिस्टर कौन है, ठीक है। हेल्थ मिनिस्टर जी भी वैसे बहुत न्यूज में चले थे, सबको पता होगा, नहीं पता तो अच्छी बात है, ये सब चीज नहीं है पता रहे तो बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। बासुकीनाथ टेम्पल जो है किस डिस्ट्रिक्ट में है। चलिए अब ये सवाल तो हो गया सिंपल टाइप का, ठीक है, दुमका में, थोड़ा फेमस टेम्पल है, फेमस मंदिर है, सबको पता ही होगा। तो उसके साथ साथ में क्या करना है कि आप हजारीबाग के, गढ़वा के, चतरा के, और भी झारखंड में जो फेमस मंदिर है ना सब डिस्ट्रिक्ट के, वो आप एक लिस्ट बनाएंगे, जिसमें जो ज्यादा फेमस है, जैसे माँ छिन्नमस्तिका मंदिर है, ठीक है, बुढ़िया माता मंदिर है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे मंदिर हैं, उनको आप लिस्ट बना लेंगे कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है और कौन से भगवान का मंदिर है, ये भी याद रखेंगे, समझे। तो ये आपको पूरा लिस्ट बना लेना है और याद कर लेना है। क्वेश्चन देखिए इस तरह का कुछ ना कुछ जरूर रिपीट मारेगा। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, और ध्यान रखिएगा PDF मिलेगा आपको एग्जाम क्लस्टर के मोबाइल ऐप में। बार बार लोग कमेंट में पूछते हैं, मोबाइल ऐप जाइए डाउनलोड कीजिए, ई बुक सेक्शन में फ्री में PDF है, आराम से वहां से जाके देखिए। चलिए, मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट था, ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट को अंग्रेजों के समय में मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट कहा जाता था। अब देखिए रामगढ़ या रामगढ़ के आसपास के एरिया के लोग जो भी होंगे ना, उनको पता होगा कि रामगढ़ में क्या है, आज भी रामगढ़ में एक कैंट है, रामगढ़ कैंट, ठीक है, रामगढ़ कैंट, और कैंट में क्या रहती है, मिलिट्री रहती है। तो आज भी रामगढ़ में रामगढ़ कैंट है जिसमें मिलिट्री रहती है, ये एक मिलिट्री टाउन है, आज भी मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट है, तो रामगढ़ इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ में आपको क्या देखना है, जमशेदपुर किस चीज के लिए फेमस है, लातेहार किस चीज के लिए फेमस है, साहेबगंज किसके फेमस है, ये सब आपको देखना चाहिए। तो जमशेदपुर जैसे क्या है, इसको क्या कहा जाता है,
पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया कहा जाता है। पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? तो पिट्सबर्ग जो है ना एक शहर है यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक शहर है जिसका नाम है पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग में आयरन इंडस्ट्री बहुत बड़ा है, मतलब लोहा का जो इंडस्ट्री है ना बहुत अच्छा है वहाँ पे, तो इसीलिए पिट्सबर्ग। और जमशेदपुर में फिर क्या हो गया, किस चीज़ का ज़्यादा चीज़ हुआ? तो वहाँ पे आयरन। वहाँ पे आप किसको देखेंगे? टाटा स्टील। टाटा स्टील का जो मतलब एक तरह समझ लीजिए मेन टाउन का हो गया जमशेदपुर। तो जमशेदपुर और जमशेदपुर के आसपास आपको क्या मिलेगा? आयरन मिलेगा, तभी तो वहाँ आयरन का इंडस्ट्री है। तो ये सब चीज़ आपको देखना है। साहिबगंज किस चीज़ के लिए फेमस है? तो पोर्ट के लिए फेमस है। वहाँ पे नदी वगैरह से जो माल ढुलाई का काम होता है, तो ये सब आप देख के जाएंगे, समझे? जितना ऑप्शन में दिया हुआ सब ऑप्शन को पूरा खंगाल जाइए, एकदम चाट जाइए। चलिए, अब ज्योतिर्लिंग से सवाल आया कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से झारखंड में कौन सा ज्योतिर्लिंग स्थित है? तो ऐसे क्वेश्चन तो देखिए बहुत इजी है, ठीक है। देखिए पहले भी एक उधर आया आपका बासुकीनाथ टेम्पल वाला आया, और यहाँ पे बाबा बैद्यनाथ धाम के बारे में आया। तो बाबा बैद्यनाथ धाम जो है वो एक ज्योतिर्लिंग है, लेकिन उसके साथ साथ आपको क्या है और भी देखना है। जैसे रामेश्वरम टेम्पल है, तो रामेश्वरम टेम्पल कौन से राज्य में आपको मिलेगा? तो ये तमिलनाडु में मिलेगा। ये भी सवाल आ सकता है, ठीक है। सोमनाथ कहाँ मिलेगा? तो सोमनाथ जो है ये आपको गुजरात में मिलेंगे, ठीक है। त्र्यंबकेश्वर जो है ये आपको महाराष्ट्र में मिलेंगे, ठीक है। तो ये सब भी आपको देखना पड़ेगा। साथ में आप ज्योतिर्लिंग यहाँ आ गया है, तो ज्योतिर्लिंग के बारे में आप जानकारी इकट्ठा कीजिए कि भारत में जो ज्योतिर्लिंग है कौन से स्टेट में कौन कौन से ज्योतिर्लिंग है, कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। और इतना अगर ये तो खैर आपको पता ही होगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं कि कौन से भगवान की पूजा होती है ज्योतिर्लिंग में, लेकिन झारखंड में जो टेम्पल है, मंदिर जो है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है। अब तो टेम्पल के बारे में और पढ़ लीजिएगा, मंदिर के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाते हैं। व्हाट इज द रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन झारखंड? देखिए अभी कुछ दिन पहले जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसमें कुछ बदलाव हुआ था, परसेंटेज ऊपर नीचे हुआ था, खासकर ओबीसी का। तो ये क्वेश्चन आने का बहुत हाई चांसेस है, सिर्फ इस एग्जाम में नहीं, आगे भी जीएसएससी होगा चाहे जेपीएससी होगा, ये सवाल आने का बहुत हाई चांस है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ये 28% हो जाएगा एसटी के लिए, ठीक है। शेड्यूल ट्राइब यानी एसटी के लिए 28% हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ बाकी लोग का भी देख लीजिए। तो जो एससी है ना, एससी का 12% है, परसेंट में याद रखिएगा, ये परसेंट है। एसटी तो आपको क्वेश्चन ही बता रहा है कितना, 28% है। इसको लिखते जाइए। ईबीसी यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, ये हो गया आपका 15%। नॉर्मल जो ओबीसी है, ये है आपका ओबीसी है, यहाँ बीसी कह लीजिए उसको, ये है 12%। और ईडब्ल्यूएस जो है ये 10% है। इसको लिखिए, ये 15 और 12 दोनों मिला के कितना हुआ? 27% हुआ। यही क्या है? मेन नियम था जिसमें मेन संशोधन हुआ था। तो ये आप रट के जाइए, एकदम रटा हुआ होना चाहिए, एग्जाम में आएगा। साथ के साथ अगर हो सके तो इनका आबादी भी रट लीजिएगा, कितना परसेंट है ये झारखंड के, या कितना इनका आबादी है लगभग। अगर ऐसा भी रट के जाइएगा तो एकदम बुलेट प्रूफ हो जाइएगा। चलिए, वेन वाज झारखंड स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022? झारखंड का स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 कब लॉन्च किए थे हेमंत सोरेन साहब? तो 13 सितंबर 2022। अब इसमें देखिए एक चीज है कि सितंबर 2022, बस इतना भी अगर आप याद रखते तो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे बनता, लेकिन इस सवाल को गेस करने का बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है। ये सवाल अगर आपको आता है तो आप बनाइए, नहीं आता है तो लीव कीजिए। यहाँ पे अगर आप तुक्काबाजी कीजिएगा तो बहुत हाई चांस है कि आपको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, 21 में आते हैं, ठीक है। अब देखिए ये झारखंड के लिए थोड़ी सी शर्मनाक बात है, ये क्वेश्चन कुछ आपको बताता है। कौन सा ऐसा झारखंड भारत का राज्य है जिसमें चाइल्ड मैरिज यानी बाल विवाह सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बाल विवाह जो है 2020 में जो रिपोर्ट आया था रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर द्वारा, इसमें झारखंड सबसे टॉप करता है, यानी यहाँ पे अभी भी बाल विवाह सबसे ज्यादा है, चाइल्ड मैरिज। तो इस ये क्या दिखाता है कि हम लोग अभी भी डेवलप उतना ज्यादा नहीं हुए हैं, हमारा गरीबी अभी भी है, अभी हमारे सोच में और एजुकेशन में बहुत विकास की जरूरत है। गोवा इसका आंसर नहीं हो सकता था, गोवा सबको पता है बहुत ज्यादा डेवलप्ड स्टेट है, ठीक है। जम्मू कश्मीर और सिक्किम में आप कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन सिक्किम में क्या है, थोड़ा बहुत अगर आप नेशनल न्यूज को फॉलो करेंगे तो सिक्किम में महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी है, ठीक है। तो यहाँ का कल्चर भी उस तरह का रहा है, तो सिक्किम इसका आंसर वैसे नहीं होता। हालांकि अगर आपको गेस लेना था तो गोवा आप आराम से काट सकते थे और ये दोनों में देख सकते थे। बहुत लोगों को जम्मू कश्मीर भी लगेगा, लेकिन अगर आप लेटेस्ट डेटा उठा के देखिएगा ना तो जम्मू कश्मीर में भी महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छा है। जम्मू कश्मीर का जो डेवलपमेंट है ओवरऑल वो भी ठीक ठाक रहा है, अगर आप झारखंड बिहार ये सबसे कंपेयर कीजिएगा तो जम्मू कश्मीर भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आप डेटा देख लीजिए। अब यहाँ पे क्या है, चाइल्ड मैरिज के बारे में पूछा, तो आपका जो इससे रिलेटेड, चाइल्ड से रिलेटेड जो दूसरा डेटा होता है कि इन्फेंट मोटिलिटी रेट जो है, ये सब यानी कि कितने बच्चे जो है वो मृत्यु जिनकी हो जाती है, जन्म होती है थोड़े टाइम में, ये सब आपको देख लेना चाहिए जो डेटा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में आ जाते हैं, ठीक है। आप देखिए मतलब फिर वही चीज हुआ, माइन मिनरल से जो सवाल है ना बहुत आता है, और ये क्वेश्चन मतलब कोई भोम भकार आदमी होगा वही इसको गलती करेगा।
झारखंड का मतलब क्या होता है? झारखंड पूरा दुनिया में 2-3 चीज के लिए तो फेमस है जी। एक तो नाम में झाड़ी है, तो यहाँ पे बहुत सारा पेड़ पौधा जंगल है। और दूसरा चीज क्या है कि झारखंड में क्या है, मिनरल है यानी खनिज है। तो इसमें पूछ क्या रहा है कि झारखंड में इसमें से कौन कौन सा है जो प्लेंटी में यानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? तो कोयला तो है ही है, एकदम सही बात है। कोयला तो इतना है कि सब बोलता है कि बहुत है, मतलब समझ रहे हैं ना, बहुत कोयला, एकदम कोयला है। पूरा इंडिया को हम ही लोग कोयला देते हैं, ऐसा बहुत लोग को लगता भी है। आयरन ओर, तो आयरन ओर का बात थोड़ी देर पहले ही ना हुआ जी, टाटा उटा सब यहीं से बना उना जाता है। तो आयरन ओर भी है ये। जब ए भी है और बी भी है, आपको एकदम 100% पता है कि ए भी होबे करेगा, बी भी होबे करेगा, तो अब ऑल ऑफ द अबव डायरेक्ट आपको लगा देना है। यूरेनियम अगर आपको नहीं भी मालूम है यूरेनियम के बारे में कि जादूगोड़ा एक माइन होता है, जादूगोड़ा नाम से माइन है जमशेदपुर में, वहां पे क्या है, यूरेनियम निकाला जाता है। लेकिन अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो ए और बी दोनों, तो बोथ ए एंड बी तो आपको मिल नहीं रहा है ऑप्शन में, यानी ऑल ऑफ दीज ना होगा। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा। थोड़ा देर पहले हमको क्या समझाई थी कि ऑल ऑफ दीज होने का संभावना थोड़ा ज्यादा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे ही ऑल ऑफ दीज देखे जिस क्वेश्चन में खट से मार दिए, लेकिन संभावना ज्यादा होती है। ठीक है, संभावना का मतलब ये नहीं होता कि डेफिनिट है कि ऑल ऑफ दीज होबे करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। धनबाद जो है वो झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। अच्छा, पहले एक बार ऊपर वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि यहाँ पे आप देखें ना कि कोयला, यूरेनियम, आयरन और ये सब का बात किया, तो आपका फिर यहाँ पे कर्तव्य बनता है कि आप कोयला कहाँ कहाँ मिलता है इसको पढ़ेंगे, कौन कौन सा माइन है, कौन एरिया है, जैसे झरिया वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। आयरन और कहाँ कहाँ मिलता है ये आप पढ़ के जाएंगे। यूरेनियम जैसे जादूगोड़ा के बारे में बताए तो किस एरिया में आता है, किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये सब आप पढ़ के जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। धनबाद जो है वो झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसमें किस रीजन में आता है? ठीक है, किस क्षेत्र में आता है? तो बोकारो रीजन में ये आता है। ठीक है, तो इसके साथ साथ में आपको क्या देखना है कि झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे कि ये क्या है, क्या काम करती है, इसका क्या उद्देश्य है, कब इसका गठन हुआ, ये सब आप थोड़ा सा नेट से पढ़ के जाएंगे। ठीक है, बाकी जो रीजन है, आदित्यपुर रीजन, संथाल परगना रीजन, रांची रीजन, इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा देख लेंगे कि इसमें कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है, क्योंकि यहाँ धनबाद के बारे में पूछा हो सकता है, कल को किसी और डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछ दे, तो ये वाला टॉपिक हो जाता है इंपॉर्टेंट। 24 नंबर में आते हैं। चलिए 1940 एडी में विजबिंको मासिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? ठीक है, तो मासिक पत्रिका जो मंथली मैगजीन है उसके बारे में थोड़ा सा सवाल आ रहा है। तो जो हिस्ट्री में जो झारखंड के इंपॉर्टेंट लोग थे, हालांकि इसका आंसर भी है, तो जो इंपॉर्टेंट लोग थे उनके द्वारा जो पत्रिकाएं, जो न्यूज़पेपर, ठीक है, जो अखबार, जो पत्रिकाएं, ये सब बनाया गया, पब्लिश किया गया, उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। ये सवाल जो था थोड़ा सा अच्छा वाला था, हालांकि जो झारखंड जीके पढ़ता है वो ये सबको देखेगा ही, लेकिन फिर भी जनरली ये सबको थोड़ा लोग याद नहीं रखता। ठीक है, चलिए हाँ, इसके साथ में आप ये भी देखेंगे कि ये बाकी लोगों का, जिन हस्तियों का नाम लिखा हुआ है, इनको भी थोड़ा सा गूगल कर लेंगे, इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइन देख लेंगे कि ये लोग क्या थे, इन लोग क्या किए थे, इन लोग भी तो कुछ काम किए होंगे कि इनका नाम यहाँ पे आया, तो उससे भी सवाल आएगा। ठीक है, अब देखिए पोएट्री कलेक्शन मुंतापूब छुपा, ठीक है, ये जो है 1950 एडी में प्रकाशित हुई थी। ये काव्य संग्रह है। ठीक है, और ये किन्होंने लिखा था? तो दवले कुजूर, इन्होंने लिखा था। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो है ये कब प्रकाशित हुआ, ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। एक और चीज में बता रहा है कि ये किताब का नाम दे देगा और बोलेगा ये क्या था, तो ये काव्य संग्रह था, ये काव्य संग्रह पुस्तक थी। ये भी बोल सकता था कि ये क्या है, मतलब नोवेल है या फिर क्या है, पेंटिंग है, क्या है, ऐसा दे के पूछ देगा। तो इसके बारे में थोड़ा लिख लीजिए। और अगेन यहाँ पे जो बाकी लोगों का नाम आ रहा है, इन हस्तियों के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। हो सकता है ये बहुत महान लोग, इनके ऊपर भी कभी सवाल आ जाए, किसी एग्जाम में खेल जाए आपके साथ। ठीक है, अच्छा, निम्नलिखित में से किसने 1872 में पोरहाट के राजा अभिराम सिंह और ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ विद्रोह में लोगों का नेतृत्व किया था? तो ये सब तो कॉमन क्वेश्चन है, ये दिव्या किशुन सोरेन, ये सब जनरली अगर आप लोग विद्रोह वगैरह पढ़े होंगे ठीक से तो ये सब बन जाएगा, नहीं भी पढ़े होंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा तुक्का का वैसे कोई खास स्कोप नहीं है। तो ये मतलब ठीक ठाक का क्वेश्चन है, पढ़ा हुआ लोग से बनेगा, नॉर्मल लोग ऐसा नहीं है कि नॉर्मल एसएससी रेलवे एस्पिरेंट इसको कर देगा। थोड़ा सा आपको झारखंड का ज्ञान होना चाहिए। यहाँ से देखिए रीजनिंग शुरू हो रहा है। ठीक है, अब रीजनिंग उजनिंग फिर वही देख के लगता है ना कि क्या ही पूछ रहा है भाई, एसएससी रेलवे वाला लोग के लिए तो ये सब हलवा है। यहाँ देखिए क्या है, 14 का पहाड़ा पढ़ा रहा है, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, तो 14 चौक 56 होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। तो ये सब क्वेश्चन दे रहा है रीजनिंग में, देखिए बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, अब देखिए
ये सब रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन है। ये 2 नंबर मिला के ये तीसरा नंबर कैसे कैसे करके आया होगा, इससे रिलेटेड सवाल होता है, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा सा ठीक है, इसको देख के बनाना पड़ेगा तो बन जाएगा, लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं है। डिस्टेंस डायरेक्शन वाला फिर से क्वेश्चन आया, तो डायरेक्शन वाला आप फिर से देख लेंगे, ठीक है, कि एक आदमी जो है वो इतना किलोमीटर ईस्ट की तरफ चलता है, फिर ऊपर जाता है, नीचे जाता है, दाएं जाता है, बाएं जाता है, ऐसे ऐसे करके फाइनली वो कितना किलोमीटर दूर है और कितना किस डायरेक्शन में, ये सब आपसे पूछा जाएगा। तो इसका थोड़ा प्रैक्टिस लगा लीजिएगा हिस्ट्री वाला से। वैसे तो हम लोग का टेस्ट सीरीज में भी डाला ही हुआ है, वहां से भी कर लीजिएगा तो बढ़िया आपका तैयारी हो जाएगा। सिलोजिज्म का फिर से सवाल आया, कुछ टेबल चेयर है, कोई कबर्ड जो है वो टेबल है, ये वाला सवाल है। तो ये सिलोग वाला गोला गोला बना के बनता है, पिछला बार में बताए थे। क्वेश्चन को पॉज करके पढ़ लीजिए। ये देखिए हिंदी वाला यहाँ है, ठीक है, हिंदी वाला यहाँ। तो बताइए इसमें क्या आंसर होगा, ये आप लोग बनाइएगा। देखिए डिक्शनरी वाला, हाँ ये थोड़ा सा इसमें नया पूछा है, हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें क्या पूछा कि अगर ये 4 शब्दों को आप डिक्शनरी के श्रेणी में लगा दीजिएगा, यानी शब्दकोश में जैसे ही आते हैं, शब्दकोश में कैसे शब्द खोजा जाता है पता है ना, पहले ए वाला शब्द आएगा, फिर बी वाला आएगा, फिर सी वाला आएगा, ऐसे ऐसे करके जाता है। तो यहाँ देखिए पहले पी वाला शब्द आएगा, फिर क्यू वाला आएगा, ये सब, और उसके बाद लास्ट में टी वाला आएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है, लास्ट में कौन आएगा, तो ऑप्शन सी टेंडर होगा लास्ट में। देख लीजिए ये तो क्या है, मतलब 5वां 6वां का बच्चा जब पहली बार डिक्शनरी देखने सीखता है ना, उन लोग बता देगा। तो ये सब 3 नंबर आपको फ्री फोकट में देगा ऐसा सवाल। चलिए पॉइंटिंग वाला सवाल है और ब्लड रिलेशन का सवाल है। तो ब्लड रिलेशन वाला पॉइंटिंग का सवाल है, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, छोटा सा है, आराम से पढ़ के इसको बनाइएगा। पूरा डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे, अदरवाइज टाइम बहुत लग जाएगा। एक रैंकिंग का क्वेश्चन भी आ रहा है कि एन जो है उसका रैंक क्लास में 5वां है, इस तरह से करके कुछ कुछ जानकारी दिया है कि एस जो है नीचे से 8 आता है, ये ऊपर से ये आता है, टोटल क्लास में कितना है उसके बारे में जानकारी है। तो इसको भी पॉज करके बनाने का कोशिश कीजिए कॉपी में, और अगर टफ लगता है तो लिख लीजिए, हालांकि ये टफ है नहीं, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो है रिलेशनशिप पूछ रहा है, अगर टिप्स की जगह हम स्पीड लिखते हैं तो गुड की जगह क्या लिखेंगे। अब देखें टिप्स क्या है, SPIT उल्टा करके खाली लिख दिया है, TIPS को SPIT लिख दिया है, तो GOOD को DOOG लिख देगा। समझ लीजिए कितना देर में बना, 5 सेकंड में बना। तो अब समझ लीजिए कि किस टाइप का क्वेश्चन है। तो अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर प्रैक्टिस नहीं लगाए ना तो फंस जाइएगा। ये सब सवाल अगर छोड़ के आइएगा तो समझ लीजिए कि SSC रेलवे वाला चबा जाएगा आपको कच्चा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। ऑड वन पूछ रहा है, अगेन रीजनिंग का सवाल है। तो इसमें क्या है कि जांच पड़ताल करना, खोजबीन करना, विश्लेषण करना और निष्कर्ष निकालना। तो ये जो 3 शब्द है ये क्या है, इन्वेस्टिगेशन से पहले का चीज है, लेकिन निष्कर्ष कब निकलता है, जब सब काम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। ये भी नॉर्मल दिमाग लगाने का सवाल है, जिसको अंग्रेजी नहीं बुझाएगा हिंदी भी पढ़िएगा, समझे। क्वेश्चन जो होगा एग्जाम में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। हिंदी नहीं समझ में आ रहा इंग्लिश पढ़िए, इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा हिंदी पढ़िए। ईगो में मत रहिएगा कि हम इंग्लिश मीडियम वाला आदमी तो हम हिंदी काला पढ़ने जाए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग का एक तो ठीक ठाक से सवाल, हालांकि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन चलिए बना के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ मोस्टली जो है GQ के वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ से जनरल साइंस शुरू होता है। साइंस में भी ठीक ठाक बढ़िया क्वेश्चन इसमें था। चलिए पर्सपिरेशन यानी कि स्वेदन, इसका मुख्य काम क्या होता है। तो पर्सपिरेशन का मतलब बेसिकली जानते क्या होता है, जो हमको अभी आ रहा है ना, और जो आप लोग को भी आ रहा होगा अगर पंखा नहीं चल रहा है, वो है पसीना आना, स्वेटिंग, इसी को बोलते हैं पर्सपिरेशन। तो जब पसीना आता है तो क्या होता है, पसीना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है, यानी शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का काम करता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके साथ में हम क्या देखेंगे कि शरीर के अपशिष्ट से छुटकारा पाना, इसको क्या बोलते हैं। बॉडी वेस्ट को जब हम निकालते हैं तो इसका टर्म क्या होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सक्रेशन बोलते हैं। तो ये भी आप देख के जाएंगे और देख लीजिए पर्सपिरेशन, एक्सक्रेशन, बॉडी का वाटर सप्लाई, इसको क्या बोलते हैं, वाटर सप्लाई को रेगुलेट करना, एपिथेलियल टिश्यू को लुब्रिकेट करना। हालांकि इतना टफ नहीं आएगा, लेकिन चलिए देख लीजिएगा। और कौन सा ऑर्गन इसमें काम करता है, ठीक है। जैसे पसीना आपको कहाँ से आता है, स्किन से आता है, तो कौन सा ऑर्गन है, कौन सा शरीर का अंग है जो ये काम को कर रहा है, ये भी आपको देख लेना है। 38 नंबर में आते हैं, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक, यानी कि इंसान के शरीर में सबसे ज्यादा क्या चीज, कौन सा तत्व है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन के साथ साथ शरीर के साथ साथ जो धरती का गोला है, नहीं गोला, धरती का जो क्रस्ट है, यानी सबसे बाहर वाला, इसको बोलते हैं क्रस्ट, इसमें भी सबसे ज्यादा क्या चीज मौजूद है, इसमें भी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन ही मौजूद है। तो ये भी पूछ सकता है कि अर्थ में, धरती में सबसे ज्यादा क्या है, धरती के क्रस्ट में, शरीर में क्या है, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ में आप क्या देखेंगे कि शरीर में पानी लगभग कितना % होता है। ये सब बच्चा वाला सवाल है, लेकिन ये सब आएगा, समझे। कि उसके बाद ब्लड कितना लीटर होता है, कितना लीटर खून होता है, शरीर में कितना हड्डी होता है,
ये सब चीज़ भी आप देख के जाएंगे। ये सब हम लोग बचपन में पढ़े थे, लेकिन क्या पता था कि एक दिन काम आ जाएगा। बस पढ़ते समय तो लगता था कि हर क्या पढ़ाते रहता है मास्टर। चलिए 39 में आते हैं। ओप्थाल्मोलॉजिस्ट ये किस चीज़ का उपाय करता है? तो अभी देखिए सबको आई फ्लू हो रहा है, आंखवा जिसका लाल हो रहा था, किसके पास जा रहे हैं आप लोग? तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं। तो आंख के डॉक्टर को ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। हिंदी वाले लोग के लिए कोई उपाय नहीं है बाबू। ये भी देखिए हिंदी में भी वही चीज़ वाला लिखा हुआ है, तो अंग्रेजी थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ जाएगा। उसके साथ आपका फर्ज क्या बनता है? स्किन के डॉक्टर को देखिए, तो स्किन का डॉक्टर क्या कहलाता है? डर्मोटोलॉजिस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? डर्मोटोलॉजिस्ट। डर्मोटोलॉजिस्ट, ठीक है। बोन्स के डॉक्टर यानी हड्डियों के डॉक्टर को हम लोग क्या कहते हैं? तो हड्डियों के डॉक्टर को हम लोग करते हैं ऑर्थोपीडिस्ट। ऑर्थोपीडिस्ट, ठीक है। और अंगों का ऐसा कोई डॉक्टर नहीं होता है, ये या तो हाथ का या तो पैर का होगा, तो पैर का डॉक्टर ये सब आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। यानी अलग अलग जो डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट होता है, हार्ट का जो स्पेशलिस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, ये सब आप देखिएगा, इसको बहुत काम आएगा आपको। तो इसका सवाल आप जो पेट का स्पेशलिस्ट होता है उसको गैस्ट्रोइंटोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। स्पेलिंग इतना लंबा है, हमको नहीं आता भाई उसका स्पेलिंग, हम एग्जाम में ऑप्शन से देख लेते हैं, आप देख लीजिएगा। गैस्ट्रोइंटरोलॉजिस्ट ये पेट के डॉक्टर को बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरह के अलग अलग डॉक्टर को क्या बोलते हैं, दांत के डॉक्टर को क्या बोलते हैं, कान के डॉक्टर को क्या बोलते हैं, सब देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। इसमें क्या है? इसमें सीधा सीधे आपको ऑक्सीलेशन का डेफिनेशन दे दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि घनत्व में अधिकतम मान से न्यूनतम मान में और फिर से अधिकतम मान से परिवर्तन का एक पूर्ण डैश बनता है, तो ये दोलन यानी कि ऑसिलेशन बनता है, ठीक है। ऑसिलेशन का डेफिनेशन दिया है। देखिए फिर से इस तरह से क्वेश्चन पिछले बार भी आया था, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ ये सब वाला, तो देखिए वो एक ही तरह का क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे करके पूछता है। तो फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन आप देख लेंगे, हो सकता है अगले बार फ्रीक्वेंसी पूछेगा। फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन होता है, वेव वेलोसिटी क्या होता है, पिच क्या होता है, और सबका यूनिट भी आप देखेंगे कि क्या क्या रहता है, ठीक है। चलिए फिजिक्स का एक और सवाल है क्वेश्चन नंबर 41 में। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब डैश होता है, यानी कि प्लेन मिरर में जो ऑब्जेक्ट बनता है वो क्या बनता है? तो वो क्या होता है? वो आपका रहता है, एक तो वर्चुअल होता है, और फिर जो ये आईना है प्लेन मिरर इसके पीछे बनता है, यानी कि यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा, इसके पीछे बनेगा। दोनों का साइज सेम रहता है प्लेन मिरर में, ठीक है। तो ये सब भी आएगा। तो वर्चुअल बिहाइंड द मिरर एंड ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि आभासी दर्पण के पीछे और वस्तु के समान आकार का होता है। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा प्लेन मिरर। अब ये जब आप देख लिए तब आपका क्या फर्ज बनता है कि कॉनकेव मिरर भी देखिए, कॉन्वेक्स मिरर भी देखिए, कॉनकेव लेंस भी देखिए, कॉन्वेक्स लेंस भी देखिए। दोनों तरह का लेंस और मिरर, लेंस मिरर और जो लेंस का पावर होता है ये सब आपको देख करके जाना है। इसके साथ में एक और चीज देखेंगे आप, क्या देखेंगे? प्रिज्म, प्रिज्म भी देख के जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 41। इससे दो चार चीज आपको सीखने के लिए मिलेगा, सीख के जाइए। अब ये मत बोलिएगा कि एग्जाम में प्लेन मिरर से तो सवाल आई भी नहीं किया, ये क्वेश्चन रिपीट कर भी नहीं किया। यदि अगर एग्जाम में कॉनकेव मिरर भी आ गया तो समझ लीजिए मतलब आयोग क्या है, आपको हिंट दे रहा है। जेएसएससी अपने तरफ से आपको हिंट दे दिया था। जेएसएससी कभी ऐसा नहीं ना बोलेगा जी कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर वे दे देगा, वो आपको थोड़ा बहुत हिंट कर सकते हैं कि हाँ बाबू इस तरह का कुछ सवाल आ सकता है। अब ऐसे गारंटी नहीं कि प्लेन मिरर आएगा, कोई और मिरर आ जाएगा, लेकिन मिरर से या लेंस से क्वेश्चन आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आयोग आपको सामने से बता रहा है, समझिएगा तो लपकिएगा, और नहीं तो फिर चाहिए बैठ के जो मोटकप किताब है ना लूसेंटवा, वही पढ़िए और देखिए कि कितना पढ़ पाते, कितना याद रहता है। दिक्कत हो फंस जाइएगा, समझे। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होता है, न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रल बना रहे हैं जब हम कोई चीज को, तो ये क्या होता है? एसिड और बेस दोनों को जब मिला देते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। तो जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो इससे क्या बनता है? इससे नमक बनता है और पानी बनता है, यानी सॉल्ट और वाटर बनता है। ये रिएक्शन होता है, हम लोग इसको पढ़े थे अपने स्कूल के समय में, एनसीईआरटी का ये सब चीज है। तो इससे आपको क्या है देखना है कि सबसे पहले इसका ऑप्शन तो चलिए सी आंसर हो जाएगा, लेकिन एसिड और मेटल जब मिलाते हैं तो क्या क्या बनता है ये भी देखिएगा। और बेस और मेटल दोनों को मिलाते हैं तब क्या क्या बनता है ये भी आप देख करके जाएंगे। साथ में आप ध्यान रखिए, अगर एग्जाम में आपसे ऐसे दे दिया कि HCl जो कि एक एसिड है, इसमें अगर हम NaOH यानी कि एक बेस है ये बना देंगे, मिला देंगे तो क्या बनेगा? तो ये आपको याद रहना चाहिए कि ये क्या बनेगा? NaCl प्लस H2O। NaCl क्या है? आपका नमक है, घरेलू नमक, और H2O क्या है? पानी है। तो ये सब भी हो सकता है कि जेएसएससी CGL में आपसे इस तरह से पूछा जाएगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज और फिर याद दिला रहे हैं, ले लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं। अब देखिए पिछले बार क्या फेनोप्थेलिन पे क्वेश्चन आया था। फेनोप्थेलिन क्या है? एक इंडिकेटर है, यानी कि एसिड है कि बेस है वो बताता है। और इस बार क्या है जो नॉर्मल इंडिकेटर हम लोग स्कूल में पढ़े थे, लिटमस, लिटमस टेस्ट आप सब पढ़े होंगे। तो लिटमस के बारे में सवाल पूछ दिया कि अगर ब्लू लिटमस को डालेंगे
सॉरी माफ कीजिएगा, लिटमस अगर बोरैक्स के सॉल्यूशन में डालते हैं, बोरैक्स, तो बोरैक्स क्या है, एक बेस है, एसिड बेस वाला बेस है ये। तो बेस में जब लिटमस डालते हैं तो बेस लिटमस क्या बन जाता है, ब्लू बन जाता है, नीला बन जाता है, तो इसका आंसर ब्लू हो जाएगा। तो याद रखिएगा। इसके साथ में और ध्यान रखिएगा, तो इसमें बेसिक आपको कॉन्सेप्ट क्या पता था कि बोरैक्स क्या है, एसिड है कि बेस है, ये पता होना चाहिए। तो उसके साथ साथ में लेमन जूस हो गया, विनेगर हो गया, ठीक है, फिर कॉफी है, टी है, वाटर है, ब्लड है, ये सब एसिड है कि बेस है, ये आपको पता होना चाहिए। हो सकता है इसका पीएच पे भी क्वेश्चन आ जाए जेएसएससी में, तो पीएच कितना है सबका ये भी याद रख के आपको जाना है, समझे। ये सब कॉमन सवाल है एसएससी रेलवे का, लेकिन यहाँ भी पूछने लगा है, तो ध्यान रखिएगा। बहुत बार तो देख के तो यही लगता है कि साला एसएससी सीजीएल वाला इजी इजी क्वेश्चन वो उठा के यही नहीं ना आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 आते हैं। अब देखिए कटायन अनाइन वाला, ये क्वेश्चन भी रिपीट किया कि नहीं किया। आप बोलेंगे, जो बुड़बक बचवा होगा, जो पिछला वीडियो खाली उड़ा उड़ा के देखा होगा ना, वो बोलेगा सर कहाँ क्वेश्चन रिपीट किया सर, वहां तो एनायन आया था, तो बोका आदमी वहां पे कटायन दिया था ना रे ऑप्शन वन में। तो यहाँ कटायन के बारे में तुमसे पूछा ना कि जब एक सोडियम है, सोडियम से इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकाल रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया यानी निगेटिव चीज बाहर आया, तो इसमें क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये पॉजिटिव बन गया, तो हम क्या बोले थे, पॉजिटिव क्या होता है, कैट, कैट पॉजिटिव यानी कि कटायन बनेगा, तो कटायन इसका आंसर होगा। तो पिछला वाला अगर आप अच्छा से सॉल्व करते तो ये वाला सवाल भी आपसे बन जाता। बस क्या है, ऑप्शन को खेल गया, ऑप्शन को यहाँ पे क्वेश्चन बना दिया। यही चीज हम आप लोग बार बार सिखा रहे हैं कि ऑप्शन को क्वेश्चन बनाएगा या फिर क्वेश्चन से कुछ चीज निकाल के फिर से पूछेगा। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे करके इनडायरेक्ट वे में आपको हिंट मिलता है, पकड़िएगा तो बढ़िया है, मस्त रहिएगा। नहीं तो फिर वही है, झारखंड जीके का मोटका वाला बुक है, जो सब सोच रहा है कि हाँ 600-800 पेज का बुक है, पूरा रट लेंगे, 3-4 बार पढ़ लेंगे तो बढ़िया है, 3-4 बार पढ़ो, 40 में से ले भी आओ तो 38 नंबर। लेकिन मैथ रीजनिंग जब जाएगा ना तब पता चलेगा कि क्या होता है। चलो 45 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्या है, सिल्वर जो है वो काला हो जाता है, बाहर में जब रख देते हैं ना बहुत दिन तक, तो सिल्वर यानी कि चांदी जो है वो काला हो जाता है। तो उसमें कौन सा सॉल्यूशन या कौन सा चीज बन जाता है कि वो काला हो जाता है। तो ऐसे हम लोग याद तो इतना ही करते हैं कि सिल्वर सल्फाइड बनता है, ठीक है, सिल्वर सल्फाइड बनता है। लेकिन सिल्वर सल्फाइड का यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला पूछ दिया, तो ये डी होगा, Ag2S, सिल्वर सल्फाइड। ये आपको याद करके जाना। हालांकि ये थोड़ा सा कॉमन नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा अच्छा वाला है, लेकिन फिर भी इतना आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ साथ और भी जो है, ठीक है, जैसे कि एल्युमिनियम वाला क्वेश्चन हमेशा आता है कि एल्युमिनियम जो है उसके बाहर में एक सख्त लेयर आ जाता है, वो लेयर किस चीज के प्रेजेंस में होता है, किस चीज के आने की वजह से होता है। या फिर लोहा में जो जंग लगता है, तो जो जंग होता है वो कौन से कंपाउंड की वजह से होता है, और वो कंपाउंड का फॉर्मूला वो भी आपसे पूछेगा। तो जंग यानी कि रस्ट, रस्ट का केमिकल फॉर्मूला याद करके जाइए, ये सब भी पूछेगा। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक खोलते जा रहे, बोलिएगा अलग से एक वीडियो ही बना देंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक का। चलिए 45 हो गया था, 46 क्वेश्चन देखिए, वर्क और टाइम से कैसे रिलेटेड है पावर। तो पावर हम क्या जानते हैं, पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइड बाय टाइम। तो ये ऑप्शन ए, सिंपल सा सवाल है, इतना हम लोग सब पढ़ते हैं, लेकिन एक स्टेप और ऊपर जाइए और पावर का जो यूनिट है, तो पावर का यूनिट क्या है, वाट, ठीक है, वाट डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यूनिट भी आप याद कर लेंगे। तो जो कॉमन चीज का यूनिट है और जो फॉर्मूला है, ठीक है, जैसे कि प्रेशर है, प्रेशर क्या है, फोर्स बाय एरिया होता है, इसका यूनिट का है पास्कल है। तो इस तरह से जो कॉमन चीज है, इसका फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला और इसका डेफिनेशन और साथ में साथ इसका यूनिट, ये सब आपको कोई भी अच्छा किताब में मिल जाएगा, वहां से रट जाइए एकदम, ठीक है। कार्य डिवाइडेड बाय समय। फिर आते हैं 27 नंबर में, फिर से कंप्यूटर का, और देख रहे हैं लास्ट में जो कंप्यूटर का 1-2 सवाल दे रहा है ना, बड़ी तगड़ा वाला दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए पूछा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यंजक के मान के आधार पर कोड के विभिन्न भागों में क्रियान्वयन के भेजने का आसान तरीका प्रदान करता है। यानी कि बेसिकली कहना क्या चाह रहा है ना, कि जैसे अगर मान लीजिए हम लोग जो कोडवा लिखते हैं ना कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर में जो हम कोड लिखते हैं, तो एक कोड के अलग अलग हिस्सा में इजीली अगर हम किसी को भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं स्विच केस का, ठीक है। अब जो लोग प्रोग्रामिंग जानता होगा उसके लिए ये सब आसान होगा बाबू, लेकिन जो नॉर्मल आर्ट्स वाला बच्चा है उसके लिए समझ लो स्विच के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो आप अब देखिए, स्विच पढ़ाना पूरा इस लेक्चर में ये नहीं है, बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन स्विच के बारे में पढ़ लीजिएगा। कोडिंग में स्विच क्या होता है, बेसिकली स्विच क्या होता है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके साथ साथ में इफ एल्स जो होता है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, वाइल क्या होता है वो पढ़ लीजिएगा, ये सब आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। जब इतना पढ़िएगा ना, तब आपको ये सब सवाल लगेगा कि हाँ ये तो बहुत सिंपल सा सवाल था सर, इसमें कुछ भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। लेकिन बच्चा क्या होता है ना कि उतना इसको ठीक से पढ़ता नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा सा आपको टफ ये लग सकता है स्टार्टिंग के समय में, लेकिन बहुत ज्यादा समय
है नहीं और टफ उतना है नहीं। अगर लगेगा एग्जाम में कि हाँ छोड़ने लायक है तो छोड़ दीजिएगा। आर्ट्स वाला बच्चे लोग जो लोग कंप्यूटर उतना नहीं लिया उसके लिए टफ है, तो इसको छोड़ ही देने में भलाई है अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से या नहीं पढ़े। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, इसको हम मैक एड्रेस में कितना बीट होता है। ये जो अच्छा वाला एमसीक्यू प्रैक्टिस किया होगा उसको ये सब हलवा लगेगा, ये आसानी से आप कर सकते हैं। क्या है, 48 बीट का होता है। लेकिन इसके साथ साथ आपका कर्तव्य क्या बनता है, आप लिखिए अपना कॉपी में आईपी एड्रेस में कितना बीट होता है, तो 32 बीट होता है, समझे। तो आईपी एड्रेस के बारे में अगला एग्जाम में पूछ सकता है, पक्का पूछेगा, देख लीजिएगा। तो आईपी एड्रेस 32 बीट का होता है और 48 बीट का क्या होता है, मैक एड्रेस। ठीक, चलिए 49 में आते हैं। डाटा विच इज स्टोर्ड इन डाटाबेस एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, यानी एक समय में जो डाटाबेस में आपका रहता है वो क्या, तुरंत समय में जो रहता है उसको हम बोलते हैं इंस्टांस ऑफ द डाटाबेस, इंस्टांस। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा। डाटाबेस के बारे में थोड़ा और बेसिक के नॉर्मल जो कॉमन डाटाबेस का एग्जांपल है उसको पढ़ लीजिएगा। एसक्यूएल ये सब के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा, एसक्यूएल का फुल फॉर्म देख लीजिएगा, ये सब भी एग्जाम में आ सकता है। आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 50 करते हैं। डेडलॉक को हैंडल करने का मेथड इसमें से कौन सा नहीं है। अब देखिए ये भी बढ़िया वाला सवाल आपको दे दिया है। तो ये क्या है ना, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वाला क्वेश्चन है। जो लोग एमसीए बीसीए या बीटेक किया होगा उन लोग के लिए ये सब अच्छा सवाल है, सिंपल सवाल है, लेकिन जनरली लोग उतना नहीं समझते। लेकिन फिर भी अगर एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिएगा वहां आपको मिलेगा। डिलीशन जो है वो एक तरीका नहीं होता है डेडलॉक हैंडल करने का। तो अब आपका फर्ज क्या बनता है कि डेडलॉक हैंडल करने का कौन कौन सा तरीका होता है इसको आप देखिएगा। ठीक है, उसमें से प्रिवेंशन आता है, रिकवरी आता है, डिटेक्शन आता है, ये सब आता है, एक दो और तरीका आता है। तो डेडलॉक को थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे। ठीक है, और देखिए ज्यादा समझने के अंदर मत जाइएगा कि सर ये सब होता क्या है तो बुझाइए नहीं रहा है, डेडलॉक होता क्या है तो समझ में नहीं आ रहा है। तो उतना नहीं भी समझ आएगा ना, थोड़ा थोड़ा चीज क्या है, रट्टा भी मारना पड़ जाएगा। ठीक है, अब क्या कीजिएगा बाबू, एग्जाम में ऐसा है तो थोड़ा थोड़ा आपको रटना भी हो सकता है, पड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन अच्छा टेस्ट बनाइएगा तो उसमें आपको मिलेगा ही। और अच्छा टेस्ट में एक हमारा भी टेस्ट है, तो जेएसएससी सीजीएल पेपर 3 का टेस्ट है, 10 प्रैक्टिस टेस्ट। आखिरी जाते जाते याद दिला दे, प्राइस जो है वो 10 सितंबर से बढ़ने वाला है, तो ले लीजिएगा। 10 सितंबर से पहले लेने के लिए कहाँ जाना है, नीचे ऐप का लिंक मिल रहा होगा, वो लिंक में जाइए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, एग्जाम क्लस्टर ऐप, और वहीं से आप इसको डाउनलोड करके वहीं पे टेस्ट का आनंद उठाइए। टेस्ट दे सकते हैं आप, पीडीएफ वगैरह नहीं है, डायरेक्ट आप टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, और पेपर है और पेपर्स करवाया जाएगा, एमसीक्यू वगैरह भी आएगा और बहुत सारे हेल्पफुल वीडियोस भी आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, कमेंट कुछ अच्छा सा करके चले जाइएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। लाइक करने का पैसा नहीं लगता, आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन आसानी से लाइक करता नहीं है कोई, तो ध्यान रखिएगा लाइक करने से कुछ आपका पैसा नहीं कटेगा, बस हम लोगों को अच्छा लगेगा, हम लोग का मनोबल बढ़ेगा। तो वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। मेरा नाम है ऋषिकेश, जय हिंद।